नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है, और इसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला काम है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो सबसे पहले है ना वही कर लेते हैं जो हमारा अपना काम है। तो हम कमेंट्स लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल आ जाइए, एशियाई खेलों के बारे में हम बात करेंगे। तो एशियाई जो खेल हैं वो कब शुरू हुए, पहला सवाल बनेगा 1951 में। पहले एशियाई खेल कहां हुए, तो सवाल बनेगा, तो फिर आंसर आएगा नई दिल्ली में। दूसरे 1954 में हुए हैं, खास पूछा नहीं जाता। दिल्ली में क्या एक से ज्यादा बार एशियाई खेल हुए हैं, तो 2 बार हुए हैं, 1951 और 1982 में। 1951 और 1982 में 2 बार दिल्ली में एशियाई खेल हुए हैं। कितने बार हुए हैं? 2 बार दिल्ली में एशियाई खेल हुए हैं। याद रखना है, एशियाई खेल पहले 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए। दिल्ली में 1951 और 1982 दोनों में, दिल्ली याद रखना है मेरे भाई, खेल हुए हैं ये 1951 और 1982 में 2 बार। 1982 में शुभंकर अपनाया गया और पूछा जाता है कि वो शुभंकर कौन सा था, तो वो था अप्पू हाथी। 1982 के खेलों में शुभंकर अपनाया गया जिसका नाम है अप्पू हाथी। और ये सवाल पूछते हैं कि 1982 के एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है, तो वो अप्पू हाथी है। क्या है? अप्पू हाथी है मेरे भाई। सबसे ज्यादा बार कहां पे हुआ है एशियाई खेलों का आयोजन, पूछा जाता है, तो बैंकॉक में, और बैंकॉक थाईलैंड में है। और ध्यान रखना है लास्ट कब हुए थे, तो 19वें हुए थे मेरे भाई, लास्ट में हांगझू या हांगझोउ चीन में। हांगझू या हांगझोउ चीन में हुए थे। और 2026 में कहां होने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई वो होने वाले हैं आइची नागोया जापान में। इसको कहीं कहीं आप नागोया ही देखोगे, कहीं कहीं आइची नागोया, ये वर्ड भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जापान में ये 2026 में होंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद ये आयोजित होते हैं, है ना। और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान पूछा जाए, तो विनेश फोगाट बता देना। क्या बताओगे? विनेश फोगाट। एशियन गेम्स में सबसे पहले गोल्ड मेडल, क्योंकि पहले हमारे यहां हुए, और हमारे यहां हमारे खिलाड़ियों का तो मनोबल ऊपर होगा ही होगा पक्का। तो याद रखना है, ये सचिन नाग तैराकी में, सचिन नाग तैराकी में मेरे भाई 1951 में मिला। तो एशियन गेम्स पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता सचिन नाग तैराकी 1951 में। और भैया कमलजीत संधू, ये मैंने 2-3 अलग अलग एग्जाम में देख लिया है। तो एशियन गेम्स में पहली भारतीय स्वर्ण पदक महिला विजेता, तो भाई कमलजीत संधू दौड़ में, यानी ये एथलीट हैं। 1970 में बैंकॉक में, 1970 में बैंकॉक में। और याद रखना है, सबसे पहले सचिन नाग, सचिन नाग सबसे पहले तैराकी, तैराकी दौड़, कमलजीत संधू दौड़, सचिन नाग तैराकी, सचिन नाग 1951। 51 आते ही नई दिल्ली भारत, और 1970 आते ही दौड़ भाई बैंकॉक में, बैंकॉक में दौड़। ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एशियन गेम्स में जो महिलाओं की एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है ददसूरु, जिसे चमकता हुआ सूर्य हम कहते हैं। और मेरे भाई इसके जनक, क्योंकि ये भारत में ही हुए, तो एक भारतीय को ही इनके खेलों का जनक माना जाता है, और उनका नाम है गुरुदत्त सौंधी। एशियाई खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गुरुदत्त सौंधी को। जैसे कि भाई उनके फादर किसे कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक के, तो पियरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। किनको? पियरे डी कोबर्टिन को। इसे कौन आयोजित करवाता है एशियन गेम्स को? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन गेम्स, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसे आयोजित करवाता है, और जिसका मुख्यालय कुवैत में है। कहां पे है? जिसका मुख्यालय मेरे भाई कुवैत में है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। आगे चलने से पहले जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे। पहले एशियाई खेल 1951 में कहां पर हुए? नई दिल्ली में हुए। दूसरे मनीला में। दिल्ली में 1951 के भी हुए हैं, 1982 के भी हुए हैं। कौन से ओलंपिक उसमें एशियाई खेलों में अप्पू हाथी शुभंकर था, तो 1942 वालों में था।
सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल बैंकॉक में हुए हैं। लेटेस्ट एशियाई खेल कौन से नंबर के थे? 19वें नंबर के। 2022 में हुए, हालांकि आयोजित 2023 में, क्योंकि 22 में चीन में कोरोना का बहुत प्रकोप था। ठीक है, हांगझोउ में। 2026 में कहां पे होंगे? आइची नागोया जापान में, जो कि 20वें एशियन गेम्स होंगे। कौन से होंगे? 20वें एशियन गेम्स होंगे। क्या एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, क्या वो विनेश फोगाट है? हाँ। क्या पहले पुरुष सचिन नाग हैं? हाँ। क्या तैराकी में? हाँ। क्या 1951 नई दिल्ली में? हाँ। क्या पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट एशियन गेम्स में कमलजीत संधू? हाँ। क्या दौड़ में? हाँ। क्या 1970 में? हाँ। क्या बैंकॉक में? हाँ, बैंकॉक में। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों नाम हो गए। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह ददसुरु यानी शाइनिंग सन, और फादर ऑफ एशियन गेम्स गुरुदत्त सोंधी, जो कि इंडिया के हैं। क्या ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसे आयोजित करवाता है? हाँ। क्या उसका मुख्यालय दुबई में है? ना। तो कहां पे है? कुवैत में है। कहां पे है? कुवैत में है। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो जल्दी से थम्स अप करिए। अगर चीजें समझ में आ रही है मेरे भाई, जल्दी से एक बार करिए थम्स अप, अगर इस रिवीजन से आपको बेनिफिट हो रहा है। एशियन गेम्स 2023 पे आ जाइए। तो 19वें एशियाई खेल 2022 में चीन के हांगझोउ में हुए, ये हमने पढ़ लिया वैसे अभी भी। इसमें भारत के कुल पदक 107, 28, 38, 41, 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल 107। पहली बार भारत ने 3 अंकों में अपनी पदक संख्या पहुंचाई। 28, 38, 41, 28, 38, 41, 28, 38, 41। ठीक है, पहली बार पहुंचाई है। तो याद रखना है 100वां पदक महिला कबड्डी, क्योंकि 100वें पहली बार पहुंचे हैं 100वें नंबर पे, तो 100वां पदक महत्वपूर्ण रहेगा। महिला कबड्डी टीम ने दिलवाया था। पहला स्थान इसमें चीन का है, सीधे सीधे पूछो। चौथा स्थान भारत का है। अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं मेरे भाई, अगर मैं यही पूछूं ओलंपिक में पहला स्थान किसका था? अमेरिका का। तो पहला स्थान अमेरिका। ठीक है, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे था ओलंपिक में। ठीक है, अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं तो वहां पहला स्थान किसका था? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। और चौथा स्थान भारत का। भारत का स्थान वहां भी कौन सा है मेरे भाई? चौथा है। और एशियन गेम्स में भी चौथा, एशियन में भी चौथा। और सबसे अधिक पदक हमने कौन से खेल में प्राप्त किए इसमें? तो वी आर टॉकिंग अबाउट 19th एशियन गेम्स, है ना। तो एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक हमने पाए हैं। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। वही हरमनप्रीत सिंह ओलंपिक में भी यही है। देखो, ओलंपिक 2024 में भी यही है। ठीक है, 2024 में भी यही कप्तान है, और इनको 2024 का खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, चलिए, क्रिकेट के कप्तान पुरुषों में ऋतुराज गायकवाड़, और भाई महिलाओं में हरमनप्रीत कौर, वही शेरनी जिसने अभी हमें वर्ल्ड कप दिलवाया है, बिल्कुल हाल ही में। ठीक है, चलिए, ध्वजवाहक यहां भी महत्वपूर्ण रहेगा, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। अब हरमनप्रीत सिंह और लवलीना, अगर ओलंपिक से तुलना करें, भूलना नहीं है ना, ओलंपिक में जल्दी बताओ, उद्घाटन में कौन कौन थे? क्या पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल? क्या पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल भाई ओलंपिक में? ठीक है, 2024 की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 2024। तो अचंत शरत कमल मेरे भाई प्लस पीवी सिंधु, ये दोनों उद्घाटन में थे। और यहां हमारे हैं हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। जल्दी से कोई भी बच्चा बताए कि क्लोजिंग सेरेमनी में ओलंपिक में कौन कौन थे? क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? कोई भी बताए मेरे भाई, कोई भी बच्चा बताए। ठीक है, तब तक मैं यहां तक का रिवीजन करवा देता हूं। तो देखो, भारत के 19वां एशियाई खेल 2022 में हुआ है। 2022 के नाम से है, लेकिन 23 में हुआ है। 23 में चीन के हांगझोउ में हुआ है। कुल 107 पदक है हमारे, 28, 38, 41, 28, 38, 41, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, नंबर चौथा, पहला
चीन का। पहली बार 100 का आंकड़ा। 100वां पदक कबड्डी टीम, 100वां कबड्डी टीम मेरे भाई। तो 100वां पदक हमारे महिला कबड्डी टीम ने दिलवाया। हमने सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में जीते। हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह मेरे भाई। क्रिकेट के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आने लगे हैं। बंटी कह रहे हैं मनु और पीआर, ठीक है। आंचल भी मनु कह रही हैं, जय भान वर्मा भी कह रहे हैं मेरे भाई, रोहित भी, अंकित भी, टिंकू भी, नरेंद्र जी भी, अंश भी, बहुत बढ़िया। लगभग सारे बच्चों के ठीक हैं। शिवम भी ठीक है, रेशु भी, अतुल भी, मोहित भी, सोनू भी, पूनम भी, संजना भी, रविंद्र भी, चलिए महक, निर्मल, नेहा, बहुत अच्छे बेटा, अंकित, राज, भोला, राजप्रिय, ओम, रोहित, मंजू, परमेश्वरी, चलिए ठीक है। तो बिल्कुल सही आया है आपका जवाब। समापन समारोह यहाँ पीआर से जेस है और ओलंपिक में मनु भाकर, ठीक है, यानी कॉमन हो गए ये तो, है ना, ये तो कॉमन हो गए ना पीआर से जेस तो दोनों में। तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बरगोहन, यहाँ ओपनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ओलंपिक में मेरे भाई पीआर सिरजेश और मनु भाकर, पीआर श्रीजेश एंड मनु भाकर। तो 4 लोग ओलंपिक के ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे भी तो इनको तो किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है आपको, ठीक है। चलिए क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पे आते हैं। आज से हम क्रिकेट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पूछेगा, क्या वनडे में किसी ने दोहरा शतक मार रखा है? हाँ जी मार रखा है, सबसे पहले सचिन ने मारा था। कई लोगों ने मारा है अब तो, लेकिन सबसे पहले सचिन ने 200। और बेटा ये तब की बात है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं एसआई की ट्रेनिंग चल रही थी मेरी 2010 में। ये 2010-11 की बात है, 2010-11 की, ठीक है। 10-11 के बीच में हमारी ट्रेनिंग थी। तो दिल्ली पुलिस में जब हम शाम को क्लास से आ रहे थे और फिर क्लास से हम फिजिकल के लिए हमें जाना था ग्राउंड में, उस टाइम हमने जो मैस होती है वहां पे, या कैंटीन जिसमें जूस वूस मिलता है, तो वहां खड़े होके देखा था। तब सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे, ठीक है। याद रखना है, सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अच्छा 2010 में ही, यानी हमारी ट्रेनिंग की बिल्कुल शुरुआत में ही, इसका मतलब तो ये है। तो एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर का है, मेन ये है। और किसके खिलाफ है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सचिन तेंदुलकर को सम्मान मिले हैं और जो पूछे जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार, जो कि खेल के मामले में दूसरा सबसे ऊंचा पुरस्कार है, ये इनको मिला है 1994 में। खेल रत्न कभी 97 देगा, कभी 97-98 भी लिख के दे सकता है, वो एक ही बात है। खेल रत्न, जिसे आज की डेट में हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तौर पे जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए नीतू बेटा ठीक है, आप अब दे रहे हो जवाब। चलिए, पद्मश्री 1999, पद्मश्री 1999, पद्म विभूषण 2008 और मेरे भाई भारत रत्न 2014। 99, 8, 14, ये तो पद्म पुरस्कार है। पद्मश्री, पद्म में 2 मिले हैं, या तो पहला या तो लास्ट का, पहला लास्ट का मेरे भाई, ठीक है। बेटा दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी मैंने, नौकरी भी की है, 6 साल नौकरी की है, 1 साल सिपाही की, 5-5.25 साल सब इंस्पेक्टर की है मैंने, ठीक है। उसके बारे में किसी दिन अलग से एक सेशन आएंगे, तब बात करेंगे। अभी देखते हैं 1999 में पद्मश्री, 2008 में मेरे भाई पद्म विभूषण और 2014 में भारत रत्न। मेरे इंस्टा पे मैंने अभी कुछ दिन पहले डीपीवी वो भी शेयर की थी, एक पिक्चर दिल्ली पुलिस में जब मैं वर्दी में था, मेरे पास एक ही बस वर्दी की पिक्चर है, तो वही मैंने शेयर भी की थी एसआई वाली। तो उसमें बच्चों ने आइडिया भी लगाया था कब किया ये। तो हमने देखा भाई कि 1994 अर्जुन पुरस्कार, 1997 में खेल रत्न पुरस्कार, 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में खेल रत्न पुरस्कार। तो ये 2 तो यहाँ हैं। और 99, 8, 2014 इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं मेरे भाई, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। आज तक जितने लोगों को भारत रत्न मिला है उसमें सबसे कम उम्र के सचिन तेंदुलकर ही हैं। और राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड फर्स्ट प्लेयर हैं मेरे भाई, राज्यसभा के लिए पहली बार इनको नॉमिनेट किया गया किसी खिलाड़ी को, तो ये है सचिन तेंदुलकर।
आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान, फिर ये सवाल बनेगा तो एमएस धोनी है मेरे भाई, सीधे सीधे पूछेगा। वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक, वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक ध्यान रखना है मेरे भाई, तो वो रोहित शर्मा के हैं 3। यानी सबसे पहला सचिन का है, पहला सचिन 2010 वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फिर 3। और वनडे का हाईएस्ट स्कोर, वनडे का हाईएस्ट स्कोर जानते हो आप? तो वनडे का हाईएस्ट स्कोर मेरे भाई 264 रन है, ये भी रोहित शर्मा के नाम पे है। यानी सबसे ज्यादा दोहरे शतक वनडे में। क्या आप बता सकते हो टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर किसका है? टेस्ट मैच का सर्वोच्च स्कोर किसके नाम पे है और कितना है, क्या आप बता सकते हो? तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें वनडे में सबसे ज्यादा स्कोर एक ही वनडे में बिना आउट हुए, तो वो रोहित शर्मा के नाम है 264 रन, जबकि टेस्ट मैच का 400 रन है ब्रायन लारा के नाम, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, ब्रायन लारा के नाम मेरे भाई। ठीक है, चलिए, ब्रायन लारा के नाम 375 रन का रिकॉर्ड था। 375 रन के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने तोड़ दिया था, उन्होंने 380 रन बना दिए। और ब्रायन लारा ने बहुत, शायद 1-2 महीने के अंदर ही फिर से वो रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया, 400 रन बनाए नॉट आउट। तो ये होती है इच्छा शक्ति, जब हमें खुद पे भरोसा होता है। जबकि वो बिल्कुल ब्रायन लारा का लास्ट वाला फेज मान लो ऐसा चल रहा था, लेकिन 400 रन बनाए। खुद पे भरोसा होता है तो हम बड़े बड़े काम करते हैं, और जब खुद पे भरोसा नहीं होता तो 5 फीट की एक जो नाली है उसे कूदने में भी हम 10 बार सोचते हैं। तो पहला काम तो यह है, अपने दिमाग को बताओ कि हाँ तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो वो कुछ भी करके देगा आपको। तो आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी बताना। वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक पूछे तो 3 रोहित शर्मा के अकेले के हैं। वनडे का सबसे ऊंचा स्कोर पूछे तो 264 रन इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। जबकि टेस्ट मैच में सर्वोच्च स्कोर 400 रन का है ब्रायन लारा का मेरे भाई। अब हमने पुरुषों की बात की, तो जैसे पुरुषों में सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 200 रन बना दिए किसी वनडे में। महिलाओं में वही काम बेलिंडा क्लार्क ने किया। शी वॉज द फर्स्ट लेडी, ये फर्स्ट वीमेन टू स्कोर 200 इन वनडे इंटरनेशनल। ठीक है, वनडे इंटरनेशनल में 200 रन बनाने वाली पहली महिला। सीधे आंख बंद करेंगे और बेलिंडा क्लार्क का नाम टक टक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। तो टेस्ट मैचों में दोहरा शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, तो भारत की किसी महिला ने वनडे में तो अभी तक नहीं लगाया है। वनडे में भारत की किसी महिला ने दोहरा शतक नहीं लगाया है, पर टेस्ट मैच में एक कारनामा कर चुके हैं हम। तो सबसे पहले मिताली राज ने, जिन्हें लेडी सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है, और दूसरी शेफाली वर्मा, वही शेफाली वर्मा जो इस वनडे के वर्ल्ड कप में टीम में नहीं थी, वही शेफाली वर्मा जो टीम का हिस्सा ही नहीं थी, वही शेफाली वर्मा जिन्हें मौका मिला किसी और को चोट लगने के बाद, वही शेफाली वर्मा जिन्होंने सबसे ज्यादा रन फाइनल में बना दिए, क्योंकि मौका मिलने पे जो चूक जाए। और कुछ लोग होते हैं मौके का इंतजार, अरे भाई भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही। और मैंने इतने जितने लोगों को मैं जानता हूं जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं भर्ती नहीं आ रही, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनका ध्यान पूरा केवल भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही पे। और जो शांति से मेहनत करता रहता है उसे पता है भर्ती आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। पर अगर भर्ती 10 आ जाए और मेरी तैयारी ना हो तो मुझे उस भर्ती का फायदा क्या है? तो मेरा पहला काम है कि मैं पहले अपनी तैयारी करूं, फिर भर्ती का वेट करूं। और हमारी तैयारी होती नहीं है और हम चिल्लाते हैं भर्ती नहीं आ रही। बेटा अपनी तैयारी जरूर पूरी रखो, और खासतौर पे जब भर्तियां कम निकलती हों तब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्यों, ज्यादा है तो चलो अब नहीं, 6 महीने बाद कर लेंगे, एनडीए है 6 महीने बाद दोबारा निकलेंगी। पर यह तो मौका ऐसा है कि शायद 4 साल में एक बार आएगा। मैं एमपी के बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने बहुत चिल्लाया कि बेटा भर्ती आएगी तो बहुत कम समय देंगे, बहुत कम समय देंगे, तुम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।
सारे बच्चे नहीं थे सीरियस, नहीं पढ़े। 40 दिन का टाइम दिया एमपी पुलिस ने भर्ती और एग्जाम के बीच में। तो अगर हम खुद तैयार नहीं हैं तो दुनिया की सारी अपॉर्चुनिटी हमसे चली जाएंगी। पर शेफाली वर्मा उस तरह की नहीं थी, वो तैयार थी और इसलिए वो वर्ल्ड कप में भैया लेके आई हैं। एक ही मैच में उनका दनादन नाम घूम रहा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो वही शेफाली वर्मा टेस्ट मैचों में सबसे पहले हमारे यहां से 200 रन का आंकड़ा छुआ मिताली राज ने, और सेकंड वही शेफाली वर्मा है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां अपने नाम कर ली हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए। हाँ, एक दांत टूटा सा हुआ है थोड़ा सा, फिजिकल में चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा बेटा, एक दांत से कुछ नहीं दिक्कत है। उन्हें तुमसे दांत से गोली नहीं चलवानी है, चल जाएगा आराम से। टेस्ट मैचों में 400 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति और एकमात्र भी, ये एकमात्र भी है मेरे भाई। अभी तक टेस्ट मैचों में एक ही पारी में 400 रन किसी ने नहीं बनाए सिवाय ब्रायन लारा के। अब तिहरे शतक की बात करते हैं हम, तिहरा शतक, क्योंकि हमारे लिए तो तिहरा शतक भी नहीं आया था बहुत लंबे टाइम तक। इंडिया में सबसे पहले तिहरा शतक लगाया था वीरेंद्र सहवाग ने, और फिर ये काम 2 बार किया उन्होंने, यानी फिर से भी बनाया। तो 2 तिहरे शतक या पहला तिहरा शतक भी, पहला तिहरा शतक भी अगर पूछा जाएगा, तिहरा शतक मतलब 300 रन बना दिए बिना आउट हुए, तो वो भी वीरेंद्र सहवाग का ही नाम आएगा। तो पहला तिहरा शतक भी मेरे भाई टेस्ट मैचों में 2 तिहरे शतक जो हैं वीरेंद्र सहवाग के, और पहला भी किसका है? वीरेंद्र सहवाग का। पर क्या वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने तिहरा शतक मारा है? क्या वो एकमात्र व्यक्ति हैं मेरे भाई जिन्होंने तिहरा शतक लगा दिया है? नहीं। अब एक व्यक्ति और आ चुके हैं, करुण नायर, जिनका भी तिहरा शतक है। तो भारत की तरफ से 300 रन के आंकड़े पे हमारे 2 प्लेयर पहुंचे हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग पहुंचे, वो न केवल एक बार बल्कि 2 बार पहुंचे। उसके बाद करुण नायर, उसके बाद कौन है? करुण नायर मेरे भाई, ठीक है, करुण नायर। टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन, तो देखो ये होना चाहिए था किसी बल्लेबाज के नाम, लेकिन ये किसके नाम है? जसप्रीत बुमराह के। बुमराह ने टेस्ट मैचों में, ये इन्होंने दिए नहीं है, ये इन्होंने बनाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर में 35 रन बना दिए टेस्ट मैच में, और किसके में? जो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं भाई बॉलर है, स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड का। पर भारत के सामने थोड़ा सा लक इनका डाउन रहता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिनकी 6 गेंदों पर 6 छक्के युवराज सिंह ने 2007 में लगाए थे। ठीक है, तो इन्हीं के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन फिर जसप्रीत बुमराह ने भी बना दिए हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक सीधे पूछा जाता है, रोहित शर्मा ने 5 बनाए हैं। जब वर्ल्ड कप 2019 हुआ, उसी एकमात्र उसमें वर्ल्ड कप में इन्होंने 5 शतक मार दिए मेरे भाई। ठीक है, और कुल मिला के आज तक इनके वर्ल्ड कप में 7 शतक हैं, जितने इन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं, अगर सबको मिला लिया जाए। वनडे क्रिकेट में इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक, शुभमन गिल। ये नाम भी, दोहरा शतक की हम बात कर रहे थे, पहला बनाया किसने? भाई सचिन तेंदुलकर ने। सबसे ज्यादा बनाए हैं किसने? रोहित शर्मा ने। कितने बनाए हैं? 3 बनाए हैं। क्या रोहित शर्मा ने जो 3 बनाए हैं भाई, उनमें सबसे ऊंचा स्कोर 264 है? हाँ जी, श्रीलंका के खिलाफ इनका सर्वोच्च स्कोर है। फिर महिलाओं में पहली बार बेलिंडा क्लार्क ने, इसने वनडे में बना दिया। फिर हम टेस्ट में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ की किसी लड़की ने वनडे में तो नहीं बनाए 200 रन, पर टेस्ट में बनाए हैं मिताली राज ने। दूसरे नंबर पे शेफाली वर्मा ने भी बना दिए। हम ब्रायन लारा को भी याद कर रहे थे, उन्होंने 400 रन बनाए, सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्कोर टेस्ट मैचों में है। ठीक है, फिर 200 रन करते करते कि सबसे कम उम्र में 200 कैसे बनाए, क्योंकि 200 पहले बनाने वाले का अलग खास अंदाज है। सबसे कम किसने उसमें बनाए हैं गेंद सबसे कम उम्र में? तो ये बनाए हैं मेरे भाई शुभमन गिल ने। ठीक है, शुभमन गिल ने। और क्या सबसे तेज ईशान किशन का है? हाँ या ना में बता दो। ईशान किशन का क्या सबसे तेज है मेरे भाई? ईशान किशन का क्या सबसे तेज है? ये भी आपको बताना है। चलिए, तो जल्दी से देखो, यहां से मैं दोबारा आपको पढ़ा रहा हूं। सचिन तेंदुलकर को पद्मश्री 1999 में मिला, 2008 में पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न कब मिला? 2014 में मिला। पहले खिलाड़ी हैं ये भारत रत्न पाने वाले, सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान MS धोनी हैं।
ठीक है। वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक रोहित शर्मा के हैं 3, और मेरे भाई मैं वह पहला महिलाओं ने लगाया तो बेलिंडा क्लार्क ने लगाया, बेलिंडा क्लार्क ने। ठीक है। चलिए, टेस्ट मैचों में भारत की तरफ से पहला तिहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने, फिर 2 तिहरे शतक वीरेंद्र सहवाग ने, तीसरा तिहरा शतक करुण नायर ने। तो अब 2 व्यक्ति हैं हमारे पास जो 300 रन के आंकड़े पे पहुंचे हैं। और भाई एक ओवर में सबसे ज्यादा रन जसप्रीत बुमराह ने बना दिए टेस्ट मैच में, 35 रन, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है। अब वनडे क्रिकेट में इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक भाई शुभमन गिल ने बना दिया है, शुभमन गिल ने। ईशान किशन ध्यान रखना है मेरे भाई, ईशान किशन ध्यान रखना है, ईशान किशन सबसे तेज। ठीक है। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड वनडे इंटरनेशनल में इनके नाम आ गया। अब जब तेज की बात आई है तो 3 तरह का फॉर्मेट है हमारा, तीनों में किसने सबसे फास्ट सेंचुरी लगा रखी है ये हमें याद रखनी है। सबसे पहले टेस्ट मैच में आते हैं। टेस्ट मैच में कोई ज्यादा दबाव नहीं होता तेज खेलने का, क्योंकि रोज 90 ओवर होते हैं, रोज 90 ओवर। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी रोज 90, 540 गेंद। और ये कितने दिन का होता है मेरे भाई? ये 5 दिन का होता है, यानी 2700 गेंद अगर चाहें तो इसमें खेल सकते हैं, तो क्या ही जल्दी है। और बस 40 यानी 4 बार, 2 बार विकेट गिरने हैं, 2 बार उनके 2 बार उनके, तो 40 विकेट गिरने हैं और 2700 गेंद है, तो इसलिए बहुत तेज नहीं होता। तो इसमें भी जो तेज खेले वो भाई खतरनाक माना जाता है, वो ध्यान रखना है मेरे भाई, वो सबसे खतरनाक माना जाता है। सर शतक को सही से बताओ बेटा। शतक दोहरा का मतलब देखो, शतक है 100 को बोलते हैं, दोहरा 200, इसने 200 रन बना दिए। तिहरा जिसने 300 बना दिए। 400 के लिए मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है। तो ये भाई ये शतक दोहरा तिहरा ऐसे होता है। तो ब्रेंडन मैकुलम ने उस वाले फॉर्मेट में 54 गेंदों में शतक बना दिया जिसमें बहुत तेज खेलने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें बहुत आराम से खेलना है। क्या खेलना है? बहुत आराम से खेलना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए ब्रेंडन मैकुलम। ओडीआई मैचों में एबी डिविलियर्स ने 31 गेंदों में मेरे भाई, एबी डिविलियर्स ने 31 गेंदों में ओडीआई में बनाया है, याद रखना है। वनडे में यानी जिसमें 50-50 ओवर वाला होता है, 50-50 ओवर, तो एबी डिविलियर्स ने 31 गेंदों में बना दिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और इन्होंने छोटी मोटी टीम के खिलाफ भी नहीं बनाया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और अब आ गया फिर भाई T20 मैचों में साहिल चौहान 27 गेंद, एस्टोनिया वर्सेस साइप्रस। तो किसके खिलाफ? साइप्रस के खिलाफ, क्योंकि एस्टोनिया के हैं ये वाला शतक आप मान सकते हो कि ये 2 हल्की टीमों के बीच में है। बाकी के दोनों जो शतक हैं वो दोनों बहुत बेहतरीन टीमों के खिलाफ लगाए गए हैं। ब्रेंडन मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों में लगाया, एबी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया, और भाई इन्होंने एस्टोनिया वर्सेस साइप्रस के मुकाबले में साहिल चौहान ने लगाया है 27 गेंदों में। क्या है मेरे भाई? 27 गेंदों में। ठीक है, चलिए चलिए, मैं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा मैंने ज्यादातर सचिन तेंदुलकर, 3-4 प्लेयर वैसे मोस्ट फेवरेट तो नहीं कह सकते, सचिन तेंदुलकर खेलता हुआ अच्छा लगता था। इवन एक टाइम तो ऐसा था ही लगता था कि ये स्ट्राइक पे ना आए ताकि आउट ही ना हो। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सौरव गांगुली, ये 4 प्लेयर हैं मुझे जो बहुत पसंद रहे हैं। बॉलर्स में बात करें तो अभी तो जसप्रीत बुमराह हैं, सबके फेवरेट हैं। इससे पहले मुझे जहीर खान की बॉलिंग बहुत बढ़िया लगी। जहीर खान मतलब बहुत खास प्लेयर थे। और उससे भी पहले अगर बात करें तो एक जवागल श्रीनाथ हुआ करते थे, 2003 के उसको खेले थे लास्ट में वो। तो इस तरह के प्लेयर ज़्यादा पसंद रहे। अब नहीं है क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट, क्योंकि पता चल गया है कि क्रिकेट से आगे सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीवन में हमारे में, क्रिकेट लास्ट में है। अब ज़्यादा इतना शौक है कि एक वेबसाइट पे जाके जब मैच खत्म हो जाता है तो देख लेते हैं कितने रन किसने बनाए, वो भी कभी नहीं।
20 दिन में, 30 दिन में एक बार, क्योंकि जीवन की जद्दोजहद पहले है। मैं रोज क्रिकेट देखूं, मैं रोज चीयर करूं सारे क्रिकेटर्स को, मेरी टीम रोज वर्ल्ड कप जीते, पर अगर मेरे घर में रोटियां रोटियां नहीं है, अगर मेरे घर वाले चिंतित हैं किसी काम को लेके, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है फिर। तो क्रिकेट के बारे में फिर अब ये तथ्य आएंगे भाई, ये वाले, कि पिच की लंबाई 22 गज में पूछी जाएगी या 20.11 मीटर। पिच की लंबाई, आज से जो प्रैक्टिस सेट है मैंने उसमें शुरू कर दिया है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी डालना, तो आपको वहां प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी मिलेगी और आसान हो जाएगा चीजों के लिए। ठीक है, चलिए। पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर या 10 फीट, ये फिट में आएगी यहां पे। 3.05 मीटर या 10 फीट मेरे भाई, अगर फिट में अलग याद कर लेना, देखो पिच की जो चौड़ाई है 3.05 मीटर, पिच की जो लंबाई है 20.11 मीटर, फिर आपको याद करना हो पिच की लंबाई 22 गज और पिच की चौड़ाई 10 फीट। बल्ले की लंबाई पूछी जाती है 38 इंच, पहले इसी में याद करना, सेंटीमीटर बाद में, क्योंकि इंच अगर नहीं भी होगा ना, तो इंच में अगर 2.54 की गुणा कर दोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इतना बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले ये याद करना है केवल। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच, 38 इंच 4.25 इंच, बहुत पूछा जाता है 38 इंच 4.25 इंच, 38 इंच 4.25 इंच। पूजा शर्मा कह रही है सर भैया कैसे याद करूं, जी के याद नहीं होती। बेटा अभी फिलहाल यहां ध्यान लगाओ और फिर इसका एक दो बार रिवीजन भी करना है, हो जाएगी याद, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो 1 इंच ये हो गए। बॉल का वजन ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि 155 ग्राम से 156 लगभग है ये, से 163 ग्राम, या तो ये ऐसे पूछा जाएगा, और मेरे भाई या 5.5 से 5.25 औंस, इसमें भी पूछा जा सकता है। तो इनको दोनों को अलग अलग याद करो ताकि दिक्कत ना आए। तो 156 से 163 मान सकते हो, वैसे 155.9 से 163 ग्राम इस बॉल का वजन है, 5.5 से 5.25 औंस है। प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिलेगी इनकी, चिंता मत करना। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच, बल्ले की लंबाई 38 इंच, कितनी 38 इंच। पिच की लंबाई 22 गज या 20.11 मीटर, पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर या 10 फीट, पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर या 10 फीट। 3.05 मीटर या 10 फीट जो पिच होती है जिसपे बल्लेबाज खड़े होकर खेलता है, केवल उतने की बात कर रहे हैं, वो 22 गज की होती है या 20.11 मीटर की आप कह सकते हो। बैट की लंबाई 38 इंच है और बैट की चौड़ाई 4.25 इंच है। लंबाई 38 इंच है, बैट की चौड़ाई 4.25 इंच है मेरे भाई, ये याद रखना है। वजन 155.9 से 163 ग्राम है, और भाई 5.5 से 5.25 औंस के बीच में भी वो लिखा सकता है, ध्यान रखना है। क्लियर। आगे देखिए, बॉल की परिधि, ये सीधे सीधे पूछा जाता है, तो ये वाला वर्ड जो है ये शायद ना आए, पर 8.81 से 9 इंच, यानी इतने इंच से इतने इंच बॉल की परिधि, यानी बॉल को यहां से शुरू करो चलना बॉल पे और यहां तक लेके आओगे अगर, तो ये परिधि है 8.81 से 9 इंच तकरीबन, 8.81 इंच से 9 इंच तकरीबन। और भाई इसे आप सेंटीमीटर में लिखना चाहोगे तो 22.4 और 22.9, इसके बीच में 22.4 से 22.9, 22.4 से 22.9 मिलीमीटर जब बनाते हैं तो अपने आप ही 10 की गुणा होती है, मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर बनाते हैं तो 10 का भाग होता है। तो ये सारे रटने की जरूरत नहीं है, एक ये करो और एक सेंटीमीटर याद कर लो, और सेंटीमीटर में अगर आप 10 की गुणा करोगे तो मिलीमीटर ही आएगा अपने आप ही। स्टंप की संख्या 3 है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, कितनी है मेरे भाई स्टंप की लंबाई या ऊंचाई, ऐसे 28 इंच, और 28 में आप 2.54 की गुणा करो। देखो मैं करके देखता हूं अभी क्या आता है, ताकि आप पेपर में ऐसे ना हो कि जी कुछ गड़बड़ थी। ये क्योंकि मेरा भाई गणित इतना तगड़ा नहीं है जितना तुम्हारा है, मैं तो बस कर करा के मुश्किल से पास करके आया हूं एग्जाम, ठीक है। तो ये 28 इंच है।
28 इंच को हमने 2.54 से गुणा किया और ये देखो आंसर क्या आया है, 71.1 या 12। आपको दिख रहा है पता नहीं, यानी 71 पॉइंट, ओहो नहीं दिख रहा, थोड़ा ये कैमरा दूर से पता नहीं लेता नहीं है, तो चलो मेरा भरोसा कर लो तुम आज, है ना। चलो तो याद रखना है 71.12, तो एक ही लिख देंगे ठीक है बेटा। चलिए, तो स्टंप की ऊंचाई या लंबाई की बात करें तो 28 इंच, स्टंप की चौड़ाई 9 इंच। स्टंप की चौड़ाई कितनी है? 9 इंच। जब तीनों स्टंप ऐसे खड़े हो जाएंगे ना, तो ये बनता है, ये 9 इंच है, और ये लंबाई जो है मेरे भाई, ऊंचाई यानी कि ये 28 इंच है। क्या है? 28 इंच। इसमें 2.54 की गुणा करोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगी। वैसे ये इंच में ही पूछी जाती है, जिसमें पूछा जाता है मैंने उसी में रखने की कोशिश इसको की है, ठीक है। चलिए, इसकी कोशिश मैंने की है। जिंक बेल्स यानी एलईडी स्टंप्स का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 2014 में। हमें खूब याद है, पहले लकड़ी की बेल्स होती थी, और लकड़ी की जो बेल्स होती थी ना, वो ऐसे रखी रहती थी, और कई बार ना मतलब गिरती नहीं थी, तो फिर पता भी नहीं चलता था। अब जिंक बेल्स हैं, यानी अब थोड़ा भी टच होता है तो उसमें बेल बजती है। तो याद रखना है, जिंक बेल्स का प्रयोग 2014 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, और यह महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बार जब भी कोई चीज होगी, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, है ना। बेल्स का व्यास 1.05 इंच से 1.38 इंच, मैंने पेपर में देखा तो नहीं है कभी, पर रख लिया है मेरे भाई। ऊंचाई इसकी आधा इंच होती है, बेल्स की क्या होती है? ऊंचाई लगभग आधा इंच है, यहां याद रखो आधा इंच, और बेल्स का व्यास है लगभग 1.05 इंच, ठीक है। चलिए, तो यहां फिर से देखो ये वाली चीजें तभी होगा। पिच की लंबाई 20.11 मीटर, 22 गज सब जानते होगे, 20.11 मीटर। पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर, 3.05 मीटर। बल्ले की लंबाई 38 इंच है, चौड़ाई 4.25 इंच है। बॉल का वजन 155.9 से 155.9 से 163 ग्राम। औंस में पूछे तो 5.5 से 5.25 औंस मेरे भाई, ठीक है। 8.81 से 9 इंच तकरीबन बॉल की परिधि है, और 224 और 229 मिलीमीटर के बीच याद रखना है मेरे भाई। इसे बोल सकते हो, या इसमें भाग यहां कर दोगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेन चीज है 8.81 से 9 इंच, ये महत्वपूर्ण रहेगा भाई, ये आता है पेपर में, मैंने देखा है 8.81 से 9 इंच करीब, ठीक है। स्टंप की संख्या 3 है। स्टंप की अगर ऐसे ऊंचाई देखोगे तो वो 28 इंच के करीब बैठती है, पर तीनों की चौड़ाई देखोगे तो 9 इंच के करीब होती है। क्या मेरे भाई? 9 इंच, ठीक है। चलिए, बेल्स का व्यास याद रखना है। जिंक बेल्स होती हैं। एलईडी स्टंप्स का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो एलईडी स्टंप्स का पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में किया गया है, जिंक बेल्स का प्रयोग, ठीक है। बेल्स का व्यास 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.05, और मेरे भाई बेल्स की ऊंचाई तो 0.5 है, 0.5 यानी आधा इंच है, ठीक है। चलिए, पॉपिंग क्रीज देखो, 4 फीट की एक रेखा जो बल्लेबाज के मैदान के आगे की सीमा को चिन्हित करती है। देखो, ये है पॉपिंग क्रीज, ये विकेट है, यहां से आगे 4 फीट जो है, ये इसे पॉपिंग क्रीज बोलते हैं। यहां बल्लेबाज कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी खड़े होकर खेल सकता है, कहीं से भी शॉट मार सकता है। तो पॉपिंग क्रीज है, यानी कि जहां वो घूम रहा है, जो घूमने वाली चीज है वो इसकी ध्यान रखना है मेरे भाई, पॉपिंग क्रीज है। बेटा, औंस भी ऐसे ही है, जैसे ग्राम है ना, वैसे ही औंस भी जो उसको मापने की इकाई है, औंस भी क्या है? उसको मापने की इकाई है वजन को। तो 5.5 से 5.25 औंस, या कितनी बताओ जल्दी से? 155.9 से 163 ग्राम, ठीक है। चलिए, डकवर्थ लुईस मेथड कब आया? बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था कि बारिश अगर हो जाए तो रिवाइज लक्ष्य नहीं मिलता था। ऐसा साउथ अफ्रीका के मैच में एक बार हुआ कि जी बारिश हो गई है, आपको 25 गेंद में चाहिए मान लो 18 रन, और जैसे ही आए फिर बारिश होगी, अब जी 7 गेंद, गेंद घटेंगी, लक्ष्य नहीं घटेगा। ये तो कितनी गंदी चीज है। तो लास्ट में साउथ अफ्रीका को एक गेंद में शायद 20 रन बनाने थे। क्यों? क्योंकि एक ही गेंद का टाइम बचा था। तो डकवर्थ लुईस आया कि जो दूसरी खेलने वाली टीम है उसको एक रिवाइज लक्ष्य दिया जाए। रिवाइज लक्ष्य, पहली टीम खेल चुकी है, बारिश आ गई,
और बाद वाली टीम 50 ओवर की जगह बस 10 या 20 ही खेल सकती है, तो उसको वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, उसको रिवाइज मिलेगा। ये नियम डकवर्थ लुईस नियम कहलाता है और ये 1997 में आया, लेकिन आधिकारिक तौर पर आईसीसी ने इसे 1999 में अपनाया। दोनों ही आपके दिमाग में होनी चाहिए। पर यूज ये पहली बार कब हो गया था? तो उसी में हो गया था 1 जनवरी 1997 को। और ये सवाल एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट है कि जिम्बाब्वे और इंग्लैंड की जो टीमें हैं उनके मैच में ये पहली बार यूज हुआ था 1 जनवरी 1997 को। 1 जनवरी 1997 को ये 1997 में आ गया था। ऑफिशियली आईसीसी ने अडॉप्ट ही कर लिया। तो पर अडॉप्ट सीधे थोड़ी कर लेंगे, पहले ट्रायल तो करना है ना। पहले ट्रायल करेंगे किसी चीज का, सीधे अडॉप्ट थोड़ी करेंगे। तो ट्रायल भी हो गया भाई 1997 से 99 में आईसीसी ने इसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया। लेकिन इसका पहली बार यूज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1997 को हुआ इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में। इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में मेरे भाई। चलिए ठीक है, क्लियर है। डीआरएस पहली बार उपयोग हुआ 2008 में। 2008 में पहली बार डिसीजन रिव्यू सिस्टम का। कब हुआ है? 2008 में भारत और श्रीलंका के बीच में टेस्ट मैच में। भारत श्रीलंका टेस्ट मैच। ये शॉर्ट में रिवीजन हो गया, शॉर्ट नोट है, ऐसे बनाना चाहिए नोट्स भी कभी बनाना हो तो। डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो डिसीजन एम्पायर ने दे दिया है उसमें गलती भी तो हो सकती है, वो भी तो एक इंसान है। तो अगर उसने गलत दे दिया तो दे दिया क्या, तो रिव्यू होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को एक स्टीव बकनर नाम के एम्पायर थे, वो बहुत गलत आउट देते थे। अब क्रिकेट में भगवान का दर्जा दिया जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए नहीं कहा जाता सचिन को। मैं कह रहा हूं कि शायद कई शतक तो उनके स्टीव बकनर खा गए। अब ये वो जाने जहां भी वो होंगे दुनिया में इस समय इस दुनिया में तो नहीं है, जहां भी ब्रह्मांड में होंगे, कि क्या उनकी टशन थी पर्सनल। लेकिन उन्होंने बहुत बार गलत आउट दिया, शायद 20 बार। तो सचिन की प्रतिक्रिया लेकिन बहुत सधी हुई होती थी, बहुत सधी हुई, इसलिए उसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं भाई। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई 2008 में डिसीजन रिव्यू सिस्टम का पहली बार यूज हुआ, कोलंबो में हुआ, ये कोई मतलब नहीं है, पर भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में हुआ। ये महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। ये दोनों ही तरह से था, कोई गलत आउट दे दिया है तो आउट होने वाला कहेगा कि जी मुझे गलत आउट दे दिया, रिव्यू करो, देखो फिर से। और अगर कोई आउट होना चाहिए था नहीं दिया, तो बॉलर कहेंगे कि जी आउट दो इसको। तो ये दो धारी तलवार है मेरे भाई डीआरएस। तो याद रखना है, डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। और डिसीजन रिव्यू सिस्टम इसे पहले कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डिसीजन रिव्यू सिस्टम इसे कहा जाता था मेरे भाई। ठीक है, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, सॉरी, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। लेकिन अब क्या कहा जाता है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम, DRS। पहले UDRS, अब हो गया है DRS। क्रिकेट में ब्रेक भी होते हैं। T20 मैच में 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ए टीम खेल ली, ए टीम खेल चुकी है, ठीक है, बी टीम की खेलने की बारी है, और इनके बीच में 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक होगा पारी के बाद। इसे पारी बोलते हैं, इनिंग्स। जब एक टीम अपनी पूरी बल्लेबाजी फिनिश कर लेती है, चाहे उसने पूरे ओवर खेल लिए हों, चाहे वो पूरी आउट हो गई हो, तो उसे पारी बोला जाता है, इनिंग्स बोला जाता है। उस इनिंग्स के बीच में 10 मिनट का ब्रेक है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि T20 में कितने मिनट का ब्रेक होता है या कितने ब्रेक होते हैं। इसमें पानी वानी वाला ब्रेक नहीं आता, ये ब्रेक आता है बस। ठीक है, चलिए, वनडे मैच में 40 मिनट का पारी ब्रेक है। वनडे मैच में 40 मिनट का, यानी एक टीम खेल लेगी तो दूसरी खेलेगी, उससे पहले 40 मिनट का ब्रेक है। तो आपको भी पता है खाना वाना भी खाएंगे भाई, क्योंकि लगभग 3.5 घंटे टीम रहती है ग्राउंड पे, तो खाना वाना भी खाएंगे, इसलिए 40 मिनट का पारी ब्रेक है। टेस्ट मैच में 2 तरह के ब्रेक होते हैं। एक तो लंच का, 40 मिनट का एक ब्रेक तो होता है लंच का, और 2 भाई टी ब्रेक होते हैं 20-20 मिनट के। ठीक है,
नहीं, एक ही होता है टी ब्रेक भी ना, टी ब्रेक भी तो एक ही होता है, टी ब्रेक भी एक ही होता है, सेशन 3 होते हैं, ठीक है, सेशन 3, गलती से मैं कंफ्यूज हो गया था। तो टेस्ट मैच में टी ब्रेक 20 मिनट का है, लंच ब्रेक कितना है, 40 मिनट का, और ये निर्धारित कर रखा है इतने ओवर के बाद कर लेंगे, इतने के बाद कर लेंगे, आगे पीछे भी हो जाता है। पर वनडे में 40 मिनट का पारी के बाद मिलेगा और T20 में 10 मिनट का पारी के बाद मिलेगा, पारी के बाद मेरे भाई। तो ध्यान रखो मेरे भाई, ये डकवर्थ लुईस मैंने बताया था आपको, अब मैंने यहां पे कहां बता दिया कि ये टेस्ट मैच में हुआ था, मैंने आपको DRS बताया है टेस्ट मैच में, मैंने कहां बता दिया बेटा कि ये जो है डकवर्थ लुईस, टेस्ट मैच में तो डकवर्थ लुईस की जरूरत ही नहीं पड़ती, लगता ही नहीं है वो, टेस्ट मैच में आपने कब डकवर्थ लुईस देखा, उसमें तो खेल ही नहीं पाओगे तो जीते भी नहीं दिए जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर टेस्ट मैच में नहीं है डकवर्थ लुईस, बेटा कहां लिखा है, देखो जल्दी से देखो, DLS का पहली बार प्रयोग 1 जनवरी 1997 जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड, अगर इसमें कहीं भी टेस्ट मैच लिखा हो ना तो फिर मेरी बहुत बड़ी गलती है, जिसके लिए मुझे कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, पर अगर नहीं लिखा है तो मेरे भाई फिर आप पे क्या करूं मैं, बताओ, फिर कुछ जुर्माना लगाऊं। चलिए, तो याद रखना है डकवर्थ लुईस मेथड कब आया था, 97 में, आईसीसी ने आधिकारिक तौर पे अपनाया 1999 में, पहली बार प्रयोग इसका 1 जनवरी 1997 को जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के मैच में हुआ, और पहली बार उपयोग 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका के टेस्ट मैच में DRS का हुआ है, किसका हुआ है, DRS का हुआ है, DRS का हुआ है, ठीक है। चलिए, DRS सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, और पहले इसको UDRS कहा जाता था, क्रिकेट में ब्रेक भी मैंने बता दिए आपको। फिर ओवर लिमिट आती है, ओवर लिमिट देखो टेस्ट मैच में कोई लिमिट नहीं है ओवर की, वहां रोज 90 ओवर फेंके जाने भैया, तुम्हारे अगर एक ही बॉलर जो है अगर 45 ओवर भी फेंक सकता है दिन में तो फेंकवा लो, पर फिर तुम्हारा बॉलर चलेगा कितने दिन ये भी देख लेना, तो उसमें तो कोई लिमिट नहीं है। अदरवाइज दोनों फॉर्मेट में 5-5 बॉलर होने चाहिए कम से कम, तो जब 20 ओवर का मैच है और 5 बॉलर होने चाहिए तो कितने कितने आएंगे, 4-4 ओवर आएंगे, और ऐसे ही 50 ओवर का मैच है और वहां भी 5 बॉलर हों तो 10-10 ओवर आएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा इतने, बाकी आपके पास सारे अलग अलग 10 गेंदबाज हैं, 10 से फेंकवा लो, चाहे एक ही फेंकवाओ किसी से, चाहे 2 फेंकवाओ, वो तो आपकी मर्जी है, पर याद रखना है कि खिलाड़ी की ओवर लिमिट T20 में 4 है, क्योंकि 5 का भाग दे दो, 4-4 ओवर 5 खिलाड़ी कर सकते हैं, और वनडे में 10-10 ओवर 5 खिलाड़ी कर सकते हैं, ये इसकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी लिमिट है। अब हम आगे चलें, इससे पहले जल्दी यहां से रिवाइज करवा लूं एक बार, बेटा जो बच्चे क्रिकेट से जुड़े हुए नहीं हैं उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल चीज है, पर नहीं करोगे शुरू तो होगी भी नहीं, आज इसलिए मैं बहुत आसान शब्दों में हल्के से समझा रहा हूं, फिर मैं इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें करवाऊंगा, प्लस वो भी बनेंगे, रैपिड फायर भी बनेंगे, तो घबराने की तो जरूरत नहीं है, पर शुरू में मुश्किल लगेगा, अगर आप हथियार डाल देते हैं आज ही तो कभी भी नहीं कमांड कर पाओगे। मेरा मानना है कि जो चीज आपके लिए जरूरी है पेपर के लिए, उसे आज ना कल आपको शुरू करना ही पड़ेगा, और आप एग्जाम से जितना पहले कर सकते हो उसे उतना कर लो मुश्किल चीजों को, क्योंकि लास्ट के 1-1.5 महीने में तो समझ में भी नहीं आता क्या पढूं क्या ना पढूं, उस समय तो हम बावले से हो जाते हैं हम जो स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, इसलिए ये जरूर याद रखना है। तो जिंक बेल्स का प्रयोग पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में, बेल्स का व्यास 1.05 इंच से 1.38 इंच तक हो सकता है, बेल्स की ऊंचाई लगभग ½ इंच होती है मेरे भाई, पॉपिंग क्रीज जहां पे वो 4 फीट की रेखा होती है, कितने फीट की, 4 फीट की, 4 फीट की, ठीक है। चलिए, बैटिंग क्रीज जहां बल्लेबाज अक्सर खड़ा होता है, जहां वो बिल्कुल सामने है ना, पॉपिंग ये सारी की सारी है, कहीं भी घूम रहे हो, बैटिंग क्रीज जहां बल्लेबाज खड़ा होता है। डकवर्थ लुईस आया 1997 में, आधिकारिक तौर पे 1999 में अपनाया। DLS का पहली बार प्रयोग 1 जनवरी 1997, कब 1 जनवरी 1997, कब 1 जनवरी 1997, जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड मेरे भाई, और पहली बार उपयोग याद रखना है कोलंबो में 2008 में DRS का हुआ,
कब हुआ है? डीआरएस का पहली बार उपयोग कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका के टेस्ट मैच में। डीआरएस सिस्टम से तहत आउट दिए गए सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग। हमने ब्रेक देख लिए T20 में 10 मिनट का, एक पारी खत्म होगी उसके बाद। वनडे में 40 मिनट का, पारी खत्म होगी उसके बाद। लंच में 40 मिनट का तो लंच है और 20 मिनट की टी ब्रेक है, दोनों ब्रेक है मेरे भाई। एक खिलाड़ी 4 ओवर कर सकता है अगर हम T20 की बात करें, क्योंकि 20 ओवर में बराबर बराबर 5 गेंदबाज होने चाहिए कम से कम, तो 4 पंजे 20, और 50 वाले में भाई 5 यहां भी होने चाहिए, तो 10-10 के 5 बॉलर हो जाएंगे। बाकी कम करवाने हैं तो किसी से भी करवा लो। चलिए, T20 मैच में पावर प्ले शुरुआत 6 ओवर। अब पावर प्ले क्या है? जैसे ये पूरा पूरा ग्राउंड है, यहां बैट्समैन है, तो ज्यादा दूर नहीं खड़े कर सकते प्लेयर। दूर होगा तो आप कितना भी उठा के मारोगे, एक तो आप रोक लोगे बाउंड्री पे, और दूसरा कैच होने की भी डर है। पर अगर नजदीक होंगे और आपने इनको कुदा दिया तो फटाक 4 रन, फटाक 6 रन। तो इसलिए T20 मैच में पावर प्ले शुरुआती 6 ओवर में होता है। किसमें? शुरुआती। ओडीआई में पावर प्ले 3 चरण में होगा। एक तो 1 से 10 ओवर के बीच में जो एक 30 गज का घेरा होता है, इसमें ग्राउंड में केवल 2 ही प्लेयर रख सकते हो। फिर 11 से 40, ध्यान रखना है मेरे भाई, 11 से 40 के बीच में याद रखना है, एक यहां ले सकते हो 5 ओवर का, ठीक है, और 41 से 50 के बीच भी ले सकते हो 5 ओवर का। तो 3 हो सकते हैं यहाँ पे, क्या हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। एक 10 ओवर का, ठीक है, 3 हो सकते हैं कुल मिला के। पावर प्ले, पावर प्ले मतलब हाँ पावर नहीं, पावर से पेलो भाई, इस टाइम पे बाहर फेंक दो, ठीक है। तो यह 3 हो सकते हैं, 3 चरण में ये हो सकता है। अंपायर के 2 हाथ ऊपर उठाएंगे, छक्का माना जाएगा, 6 रन। वो कब होता है? जैसे ये पूरा ग्राउंड है, बल्लेबाज ने यहां से मारा शॉट और सीधा उछल के यहां टप्पा आया, यानी इस रस्सी के बाहर अगर सीधी जाके गेंद गिरेगी तो 6 रन है, और एम्पायर ऐसे हाथ उठा देगा दोनों। एक हाथ ऊपर ऐसे करता है तो विकेट, विकेट मतलब आउट, ठीक है। चलिए, ऐसे करेंगे तो विकेट हो जाएगा, आउट। एक हाथ खोलना अगर ऐसे कर दिया ऐसे तो नो बॉल, और नो बॉल के बाद आजकल फ्री हिट का भी होता है। क्या होता है? फ्री हिट का। एक हाथ खोलकर घुमाना, ऐसे खोल दिया हाथ और ऐसे कर दिया, तो ये 4 रन है, और ये कितने थे? 6। ये 4 रन, यानी जब गेंद इस बाउंड्री से तो बाहर जाए लेकिन ऐसे टप्पा खाती हुई जाए नीचे से, ऐसे ना जाए, है ना, ऐसे ना जाए, तो ये होता है। और 2 हाथ खोलना वाइड, वाइड का मतलब है गेंद आपकी पहुंच से दूर है। बल्लेबाज यहां खेल रहा है, उसने 4 फीट दूर फेंक दी गेंद, तो भाई 4 फीट दूर तो उसकी पहुंच में नहीं है ना। वाइड माने अलग है, ये थोड़ी सी अलग है मेरे भाई, ठीक है। हम गांव में जब छोटे थे तो उसको वाइट कहा करते थे, वाइट बॉल, ठीक है, लेकिन ये वाइड बॉल है। क्या है? वाइड बॉल, ठीक है। चलिए, तो पैर मोड़कर हाथ से संकेत करते हैं तो 22 रन, ऐसे पैर मोड़ लें ऊपर को और हाथ से संकेत करें तो मतलब 22, यानी बल्ले में नहीं लगी है, ऐसे ही चली गई गेंद। एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ना, बाउंसर, ऐसे, यानी कि जब आपकी यहां से ऊपर गेंद जाएगी कंधे से तो बाउंसर है। उसकी एक लिमिट है, क्योंकि आप सारे बाउंसर नहीं फेंक सकते हो, ठीक है। चलिए, और कुछ शब्द हैं इसमें: कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, फ्लिक, पुल, लेट कट, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट, चाइना मैन, दूसरा, क्या है? दूसरा, मेडन। ये तो हम थोड़े थोड़े वर्ड और भी करेंगे, लेकिन अभी कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, फ्लिक, पुल, लेट कट, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट, चाइना मैन, दूसरा, मेडन, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो भाई समझ में थोड़ा कम आया होगा। अब हम क्रिकेट विश्व कप देखेंगे कल। क्या देखेंगे? क्रिकेट विश्व कप देखेंगे। 5 बजे आपकी क्लास होने वाली होगी, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं ज्यादा। बाकी अब की बार जो शाम की क्लास है उससे आपको ना कम से कम स्पोर्ट्स के लिए आपको वहां भी थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स थोड़ा सा मुश्किल है उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स से कम जुड़े हुए हैं, रटना ही पड़ेगा। तो वहां थोड़ा सा आसान बनाएंगे इसको, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जो आपके सवाल अगर कोई है तो बताओ। चलिए, सुपर ओवर बेटा आपको पता ही है, सुपर ओवर क्या होता है? जब टाई हो जाता है ना मैच, बराबर बराबर रन हो गए, तो फिर एक मैच से डिसाइड होता है, उसको सुपर ओवर बोलते हैं।
प्रैक्टिस सेट बेटा 7 बजे होता है, यूट्यूब पे होता है। डीएलएस बेटा लिखा ना डकवर्थ लुइस, डकवर्थ लुइस है ना, डकवर्थ लुइस सिस्टम जो है उसको बोलते हैं। और डीआरएस होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। हाँ बेटा ये टॉपिक थोड़ा कम समझ में आएगा तो इसलिए मैंने बताया कि कहाँ पे कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी लाइफ में, वो रटनी ही पड़ेंगी। आप नहीं खेलते, और वैसे भी मैं बताऊं खेल हम कितने खेलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट, बाकी जो खेल आएंगे थोड़े से आगे वो तो कोई भी नहीं खेलता, तो वहां भी रटनी पड़ेंगी चीज हमें। टी ब्रेक बेटा चाय पीने के लिए, लंच ब्रेक खाने के लिए, कि भाई 20 मिनट में चाय पियाओ, थोड़े रिफ्रेश हो जाओ और फिर से आ जाना। हाँ ये हो सकता है मुश्किल हो थोड़ा सा समझ में आने में, पर बेटा फिर ये रटना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं है समझाने की, मैं धीरे धीरे इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, कुछ फैक्ट तो इसमें सीधे सीधे रटने हैं बस। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।